तो मैं क्या बता रहा था, मैंने ये बताया था कि डायमीटर इज मेजर्ड विद द वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट। ओके, सो ऐसा है कि लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये किसका दे रखा है, ये दे रखा है वर्नियर का। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का। इसने कहा ठीक है भाई, गिवन दैट लेंथ इज इतना। ठीक है भाई, लेंथ दे रखा है तुम्हारे पास 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस दे रखा है तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर का। बात समझिएगा, इसने लेंथ दे रखा है तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ 5.0 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है इतना। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने लीस्ट काउंट हमको यहाँ पे बता रखा है वर्नियर कैलिपर। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा ये है कि निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। है कौन, सिलेंडर है ये। ठीक है भाई, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये तो पता है हम लोग को, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। वैसे सिलेंडर होता कैसे, सिलेंडर होता है तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का। ठीक है, पता तो है सिलेंडर के बारे में। ये रहा तुम्हारे पास सिलेंडर। ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास सिलेंडर। ठीक है, और ये सिलेंडर का तुम्हारे पास रेडियस, और ये होगी सिलेंडर की तुम्हारे पास क्या, ये होगी सिलेंडर की लंबाई। ठीक है, हाइट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सिलेंडर की तुम्हारे पास है। ठीक, उसने कहा ठीक है भाई। अब सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है भाई, एल दे रखा है, आर दे रखा है। ठीक है, अपने को निकालना है वॉल्यूम। तो भैया आ जाओ जरा। सो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू तुम्हारे पास 100 प्लस तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब सवाल ये है कि क्या इससे काम चलेगा क्या, मतलब कैसे हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। तो इसने कहा कि हाँ ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये पता है कि जो वर्नियर कैलिपर है वो तुम्हारे पास डायमीटर मेजर करता है। ठीक है, और हमको लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट का मतलब है हमको कम से कम वैल्यू जो है वो मेजर करनी है। रेडियस हमको यहाँ पे दे रखा है, तो हमने रेडियस के फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है। तो हमने कहा ठीक है। अब डेल्टा आर की वैल्यू कितना, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा एल की वैल्यू कितना, उसकी लंबाई के लिए ये कितना दे रखा है, 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर, सब कोई सेंटीमीटर में आराम से दे रखा है। ठीक है, 2 इंटू 0.01 अपॉन 2 इंटू हमारे पास 100 प्लस 0.1 अपॉन 5.0 इंटू तुम्हारे पास 100। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया तुम्हारे पास 1%, और ये हो गया 520, और ये हो गया तुम्हारे पास 2%, और ये हो गया टोटल तुम्हारे पास कितना, 3%। ये हो गया तुम्हारे पास इस तरीके से हम लोग ऐसे। ठीक है, समझ आया लीस्ट काउंट वाले सवाल, सभी लोग को समझ आया क्या। लीस्ट काउंट वाले सवाल आते तो कर ले जाओगे ना आराम से। अभी तक जो हम लोग सवाल किए थे कल, मतलब जो परसों वाली क्लास में किए थे, उस पर लीस्ट काउंट नहीं था कहीं पे भी। उस पर कहीं पे भी लीस्ट काउंट नहीं था। उस पर हम लोग को एरर दे रखी थी, ये प्लस माइनस है ना, ये डेल्टा है, ये है वो है ना, दुनिया भर की चीजें हमको दे रखी थी, हम उससे निकाल रहे थे। लेकिन अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अपन लोग को यहाँ पे निकालने का है ये पर्टिकुलर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब है डेल्टास की वैल्यू आपको दी जाती है सभी लोग को। ठीक है, चलो अब इसका फाइनल क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर दो कैटेगरी होती है मेन, एक होती है लीस्ट काउंट वाली, एक होती है नॉन लीस्ट काउंट वाली, वो मैंने कंप्लीट करा दी। ठीक है, इन्होंने कहा फॉर द गिवन क्वांटिटीज, और द गिवन क्वांटिटीज, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज गिवन है। यहाँ पे गिवन है a इज इक्वल्स टू 1.0 प्लस माइनस ऑफ 0.2 मीटर, and b is equals to 2.0 plus minus of 0.2 मीटर। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए बी। अब इसने कहा ये क्या नई चीज़ है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए बी। अब z इज इक्वल्स टू ए बी तो पढ़ा था, ये z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ये कैसे निकालेंगे भाई, ये बहुत सिंपल है। देखो ना, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट तुम्हारे पास ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2। इसने कहा अच्छा ऐसे करना है, बहुत सिंपल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने कहा हाँ, तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, और 1/2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ठीक, तो अब तुम्हारे पास 1/2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100।
ठीक, 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक, अब इसने क्या बोला, अब इसने ये बोला कि कैसे निकालेंगे कि भाई ये वैल्यू तुम्हारे पास डेल्टा ए की है, ये वैल्यू तुम्हारे पास ए की है, ये वैल्यू तुम्हारे पास डेल्टा बी की है, और ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास बी की है, तो कर देते हैं। तो 1/2 इंटू पॉइंट ऑफ 2 अपॉन 1.0 इंटू तुम्हारे पास 100, 1/2 इंटू पॉइंट ऑफ 2 अपॉन 2.0 इंटू तुम्हारे पास 100। ठीक, हमने इसमें सॉल्व किया। अब इसने कहा कि ठीक है, अब मुद्दा ये जेड तो निकालो पहले आप पहले जेड तो निकालो। इसने कहा हाँ। अच्छा, इसने कहा यहाँ पे 100 की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग को तो ऐसे निकालना है, वैल्यूज निकालनी है, तो इसे हटा देते हैं। यहाँ पे ये 100, ये 100, ये 100 की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, परसेंटेज के फॉर्म में तो निकालना नहीं है, तो उसके फॉर्म में दिखाना है, तो हमने ऐसे रख दिया। इसने कहा डेल्टा जेड अपॉन तुम्हारे पास सेट। अब z तब निकालने गए तो आया तुम्हारे पास ए बी का अंडर रूट, दैट इज 1 इंटू 2 का अंडर रूट, दैट इज 1.414, है ना। ये तो वैल्यू होती है अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाल दिया। जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाल दी तो हमने यहाँ पे पुट किया डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू को निकाला 1/2, ये होगा 0.2 अपॉन 1.0 प्लस 0.2 अपॉन 2.0 इंटू 1.414। ठीक, कॉन्सोलिडेटेड वैल्यू निकाली और ये वैल्यू आई है 0.212। ठीक, तो हमने कहा कि ऐसा ही यहाँ के 1 dB यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, यहाँ पे भी 1 dB मेंटेन कर रखा है, तो उसको 1 dB पे कर लेते हैं, 1 dB पे कर लेते हैं। तो जो 1 हो गया वो ड्रॉपिंग नंबर हो गया, जो कि 1 था, जो कि लेस देन 5 था। प्रीसीडिंग नंबर हो गया तुम्हारे पास 2, तो इसने कहा इसको कर दो अनचेंज, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो डेल्टा जेड की वैल्यू 0.212 जो थी, इसे 0.2 रख ली गई। ठीक, और जेड की वैल्यू 1.414 थी, तो इसने कहा इसको भी चेंज कर दो, तो जेड की वैल्यू को 1.4 कर लिया। कैसे कर लिया, 1 ड्रॉपिंग नंबर रहा होगा, 1 से कम है इसलिए 1.4 कर लिया। तो इसने कहा जेड प्लस माइनस तुम्हारे पास डेल्टा जेड, ये हो गया है 1.4 प्लस माइनस डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी, 0.2। ठीक, सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास क्या, इस तरीके से हम लोग। आया सभी लोग को समझ में, कहीं कोई डाउट किसी को, किसी पार्ट पे भी नहीं आया हो तो मुझे बताइए। देखिए, ये जो एरर एनालिसिस है ना, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप का, ठीक है। मतलब आपको और भी फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी, बहुत फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी, आपको इतना इरिटेटिंग टाइप का चैप्टर नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप का, इसमें दुनिया भर का डेल्टा ए निकालो, फिर ए निकालो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऐसा इसमें है। ठीक है, तो आता है, आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है। कंपटीशन के लिए काफ़ी जो है फायर ब्रांड टॉपिक है, ये आता ही है, ऐसे सवाल उठा के दे देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग इसे निगलेक्ट कर देते हैं, और कंपटीशन हमेशा वही सवाल उठा के देता है जिसको आप निगलेक्ट मार देते हो। ठीक है, ये उसकी आदत है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। ये अगर आप ये जो 8-10 सवाल मैंने जो कराए हैं, अगर आप यही प्रिपेयर कर लोगे तो आपकी सारी कैटेगरी तो सारी कवर अप हो गई। 2 कैटेगरी और हैं जो कि एडवांस में आती है मेनली, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, छोटे छोटे 15-15 मिनट्स के, वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। जब भी आपको समय मिलेगा पढ़ लेना, सेव कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, चल अब आगे बढ़ाते हैं। अब ये चैप्टर में जो है एक चीज बस हमको और पढ़ानी है, ठीक है, जो कि है तुम्हारे पास ट्राइंगुलेशन मेथड, ट्राइंगुलेशन मेथड। ठीक है, ये हमको और पढ़ाना है, और पैरेलक्स मेथड और पढ़ाना है। ठीक है, इसमें मेरे को पैरेलक्स मेथड और पढ़ाना है। तो ये पैरेलक्स मेथड और ट्राइंगुलेशन मेथड को मैंने वीडियोस क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, मैं 1 या 2 दिन में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, बना लीजिएगा। मैथमेटिक्स का पार्ट है पूरा, फिजिक्स से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप पूरे नोट बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, सिंपल सा पार्ट। ठीक है, तो अब ये चैप्टर नंबर 1 में जो मेजर मेजर चीज़ें थी, जिसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर था, कंप्लीट हो गया है, राउंड ऑफ कंप्लीट हो गया है, एरर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, डायमेंशंस कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा क्या था, बस ये 4 मेजर चीज़ें हैं। तो ये आपका चैप्टर अब हो गया है पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको इसके जो है क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, जो मुझे कम से कम 10 सवाल अभी और करवाने हैं लगभग इस चैप्टर के, जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हम लोग से लेक्चर के बीच में रह गए हों, वो हम लोग कंप्लीट करके चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस, हमारे लिए अगला पार्ट क्या है, और अब हमें क्या पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, अब जो पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये आपकी ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्यों, ऐसा क्या है भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और आपको इसे बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, वेक्टर एनालिसिस।
तो स्लाइड में दूसरी ले लेता हूँ, यहाँ पर उठा लेते हैं, वेक्टर एनालिसिस। एनीवन वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का कभी नाम सुने हो क्या? क्या कभी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का नाम सुने हो क्या कभी? Yes. यस सर। नाम सुने हो तो बताओ जरा इनके बारे में कुछ, इनका कुछ परिचय दो, इनका जो सुने हो उनके बारे में। So vector quantity has both magnitude and direction, and scalar quantity only has magnitude. अच्छा, कुछ एग्जाम्पल वगैरह इसके रिलेशन में, एनीवन कुछ एग्जाम्पल वगैरह कुछ ध्यान आए स्केलर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का? मान लो किसी बच्चे सर ने पूछा तो क्या जैसे बताओगे? वर्क है सर, वर्क डन। हाँ, वर्क वर्क क्या? डन दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, ठीक है। और वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड स्केलर है। अच्छा, इसके अलावा और कोई लोग होते हैं क्या वेक्टर स्केलर? मास कैसा है? मास, मास का क्या कहना है? सर वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी होती है, बहुत बढ़िया। मास का क्या कहना है? मास का, मास का क्या कहना है? सर मास स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है। टाइम का क्या कहना है? टाइम, टाइम का क्या कहना है? टाइम के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग? स्केलर। स्केलर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मास और वेट में क्या अंतर है? मास और वेट में, मास और वेट में क्या अंतर है भाई बताओ? ये तो पढ़े हुए हैं, तो छोटी 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 क्लासेस में तो पढ़ाई है। मास में अंतर बताओ, वेट में अंतर बताओ, पढ़े हो ये लोग, तुम लोग तो 7th 8th में पढ़े हो। देखो मास क्या है? मास इज द, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये चैप्टर से इसका मतलब नहीं है। मैटर कंटेंट, मैटर कंटेंट इन बॉडी, ठीक है, ये मास है। मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तुम अभी यहाँ हो, तुम चंद्रमा पे चले जाओ, तुम्हारा मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक। वेट क्या होता है? डब्लू, डब्लू होता है एम इंटू जी। ये जी क्या है? जी है तुम्हारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9.810, वैसे होती है ना। बहुत अगर प्रिसाइज में जाए तो, जैसा भी हम लोग देख रहे थे 9.772 दुनिया भर की बात बता रहा था वो, ठीक। तो ये वेट एग्जैक्टली क्या है? ये वो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो बॉडी में लग रहा है, ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बॉडी, ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बॉडी, उस बॉडी को लग रहा है उस पर और चाहता है कि वो बॉडी, ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बॉडी टू सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्या चाहता है कि धरती फट जाए और तुम सीधे क्या नाम है धरती में समा जाओ। वो वाले जो फोर्स होता है, इसी फोर्स को बोलते हैं डब्लू, ठीक। डब्लू मतलब वेट, वेट मतलब फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब सिंपल सी बात है, इतना तो हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़े हैं कि न्यूटन भाई साहब हमको ये बता के गए थे कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। और हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ रखा है कि जो चार्ज है उसको कूलम्स लॉ बताया था। तो इन्होंने बताया था कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज अगर नेगेटिव हैं तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में रिपल्शन होगा। और अगर तुम्हारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और अगर एक चार्ज नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ऐसा समझो कि क्लास 11th में हम तुमको ग्रेविटेशन के बारे में पूरी कहानी समझाएंगे और जैसे ही क्लास 12 में चले जाएंगे हम तुमको कूलम्स के बारे में बताएंगे। कूलम्स भाई साहब जो है वो चार्ज के बारे में बात करते हैं और जो न्यूटन्स हैं वो तुम्हारे पास मास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मुद्दा तो यहाँ पे ही है। इन्होंने कहा ठीक है, तो मास क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास तुम्हारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है वैसे? एनीवन, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी है भाई बताओ? वेक्टर सर, वेक्टर। सर वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। हाँ वेक्टर हाँ क्वांटिटी। बिल्कुल सही है। m इंटू ए वेक्टर और एफ वेक्टर। तो इसने कहा कि मास तो स्केलर है लेकिन जब ये मास किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो एज अ रिजल्ट जो क्वांटिटी आई है वो क्वांटिटी कैसी है? वो क्वांटिटी है वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स है वो तुम्हारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से प्लेनेट पे, तुम मार्स में हो, तुम जुपिटर में हो, तुम अर्थ में हो, तुम मून में हो, है ना, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून में चले जाओ,
ठीक है, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि मास विल रिमेन सेम बट वेट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो इसने कहा कि वेट तो जी पे डिपेंड करता है, और अपन लोग को पता है, ये तो हम लोगों ने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो जी ऑफ द मून होता है वो जी ऑफ द अर्थ का 1/6 होता है। ठीक है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कैलकुलेशन पर्पस की। तो इसने कहा ठीक है, तो इसने बताया कि जो वेट है वो अलग हो जाता है और मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें मैंने आपको इसके लिए बता दी। चलो अब बात करते हैं अपनी इसके। सो वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले मैंने लाया यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी एग्जैक्टली क्या है? इन्होंने कहा कि जैसा भी अभी मुझे एक बच्चे ने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी वो पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जो कि अपने पास मैग्नीट्यूड रखती है और अपने पास कोई भी डायरेक्शन नहीं रखती है। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा कि डिफाइन कैसे करा जाएगा? इसने कहा डिफाइन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, कि फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज इसलिए लिखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, एंड नो डायरेक्शन, एंड नो डायरेक्शन, और कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में सबसे पहले हमने ले लिया मास। ठीक है, हमने ले लिया तुम्हारे पास टाइम। ठीक, आता है फिर तुम्हारे पास डिस्टेंस, फिर आता है तुम्हारे पास स्पीड। ठीक है, और ऐसे करके बहुत सारी, ऐसे करके बहुत सारी। ठीक है, जैसे मान लो वर्क। ठीक है, और ये तुम्हारे पास एनर्जी। एनर्जी कितने प्रकार की होती है? बहुत सारे प्रकार की होती है। तुमने बचपन में पढ़ा है, तुमने तो साइंस के चैप्टर पढ़े थे तो तुमको बताया गया था विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, दुनिया भर की एनर्जी होती है। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि क्या तुम सारी एनर्जी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे क्या? नहीं, तुम देखो, तुम मेनली पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। ये चार तो तुम अच्छे लेवल में पढ़ोगे, लेकिन जो टाइडल एनर्जी है ना, जो जो विंड एनर्जी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये डिपेंड करता है कि तुमने आगे करियर में कैसी फील्ड लेनी है। मान लो तुम न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहते हो। ठीक है, मान लो तुम क्या नाम है, जो पवन चक्की होता है ना, विंड मिल, तो विंड मिल के क्या नाम है फील्ड में तुम काम कर रहे हो, है ना। तो जब तुम इन पर्टिकुलर फील्ड्स में काम करोगे तो तुम इनमें डेप्थ में जाओगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो तुम अपने क्लास 11-12 में फिजिक्स में खूब पढ़ोगे। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमने बात करी है कि मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, ये सब लोग होती हैं। तो इन्होंने कहा कि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मास है, ठीक है, मास तुम्हारे पास 9 kg है। ठीक है, इस केजी में ये चीज़ क्या है? ये चीज़ तुम्हारे पास जो है मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये क्या है? ये इसकी सर, ये इसकी यूनिट है। और ये तुम्हारे पास क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी का नाम है। ठीक है, तो हमने बताया था कि पहले भी वही मास तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, तो आप कहोगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि अपने पास जो है मैग्नीट्यूड भी रखी हुई है और डायमेंशन भी रखी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude and direction। ठीक है, having both magnitude and direction, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी की। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे हो गया ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है? एनीवन? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है भाई? अंतर है भी कि नहीं है? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है? पढ़े हो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, नाम सुना है तुमने कभी? यस सर, रिटार्डेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन ऑफ द बॉडी के। हाँ, ये कह सकते हैं कि सर एक्चुअल में रिटार्डेशन नाम की कोई चीज नहीं है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो हो जाता है हमारा, उसी को हम लोग रिटार्डेशन कह देते हैं। एक्सेलरेट मतलब कि तेजी से लेकर के जाना, रिटार्डेड मतलब कि थोड़ा धीरे करना। जैसा खुशवीर ने भी बताया कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसको डिफाइन करने के लिए कि अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी जब हो जाता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कह देते हैं। इन्होंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि अब अगर हम लोग मान लो सर वेलोसिटी एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वेलोसिटी के बारे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसने कहा v1 इज इक्वल टू लिखेंगे 20
मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसने कहा अगर ऐसे लिख दोगे तो ये तो स्पीड हो जाएगी, तो ड्यू तुम्हारे पास क्या, ड्यू तुम्हारे पास नॉट, ठीक है। v2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 34 मीटर पर सेकेंड, ड्यू तुम्हारे पास कितना, ड्यू तुम्हारे पास ईस्ट, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो भाई साहब हैं, ये है तुम्हारे पास कौन, ये है तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो शख्स है ये कौन है, ये है तुम्हारे पास जो है डायरेक्शन, ठीक है। और जो ये तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, और जो तुम्हारे पास ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है ये क्या है, ये है तुम्हारे पास यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को ही लो, सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड को लो, जैसे मान लो कोई कहता है कि मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड इक्वल्स टू कितना 20 तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड में 20 मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, और जब मैंने वेलोसिटी लिखी तो मैंने ड्यू नॉट भी लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड वेलोसिटी के अंदर ही होता है ना, स्पीड जो है वो वेलोसिटी के अंदर होता है। आपको क्या नाम है, स्पीड को अलग से कुछ नहीं डिफाइन करना है, आप बस वो इतना कहेंगे कि हमने वेलोसिटी डिफाइन करी जिसमें कुल मिलाकर के 3 लोग थे, एक मैग्नीट्यूड था, एक डायरेक्शन था और एक यूनिट लिखी हुई थी, ठीक है। अब जब मैंने यूनिट की तरफ देखा और जब मैग्नीट्यूड की तरफ देखा तो अगर इन लोगों को देखें तो ये लोग तो अकेले स्पीड है, ये लोग तो अकेले स्पीड है। जब मैं नॉट में लिख दूंगा तो ये लोग मिल करके पूरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और फोर्स, ठीक है, ये सब लोग वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये अपने साथ साथ हमारे पास नॉट भी रखती हैं, सॉरी अपने साथ मैग्नीट्यूड भी रखती हैं और डायरेक्शन भी रखती हैं। इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आगे बढ़ी, हमने कहा ठीक आगे बढ़ी। तब इन्होंने कहा कि अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा तुम्हारे पास एल्जेब्राइक एडिशन, इन्होंने कहा ये क्या चीज़ होता है एल्जेब्राइक मेथड्स क्या है। इन्होंने कहा एल्जेब्राइक मेथड्स का मतलब होता है इसके अंदर कुछ 4 लोग आते हैं, पढ़ा है बचपन से, पढ़ा है क्लास 2 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। एक आता है तुम्हारे पास एडिशन, ठीक है, एक आता है तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और एक आता है तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट, ठीक है, और एक आता है तुम्हारे पास क्या डिवीजन, राइट। ये जो तुम्हारे पास हमने लिखा, ये लोग क्यों लिखे, ये तो आपको पता था क्यों लिखा हमने कहा यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, स्केलर क्वांटिटी के ऑपरेशन के लिए। मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि तुम्हारे पास ये m1 इज इक्वल्स टू 2 किलोग्राम है, ठीक है, और m2 इज इक्वल्स टू 8 किलोग्राम है, तो सिंपल सी बात है मैं m1 प्लस m2 भी कर लूँगा, मैं m1 माइनस m2, मैं m2 माइनस m1 यहाँ चला, मैं m2 माइनस तुम्हारे पास जो है m1 भी कर लूँगा, मैं m2 क्रॉस m1 भी कर लूँगा, मैं m2 डिवाइड बाय m1 भी कर लूँगा, ठीक। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा kg, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16 kg स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक। इसने कहा कि ऐसा है कि हम सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी को जब अपन ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट का क्या मतलब हो गया, ऑपरेट का मतलब ये हो गया कि जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो हम इन 4 लोगों के भरोसे रहते हैं, एडिशन के भरोसे रहते हैं, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन के भरोसे रहते हैं। इसने कहा ठीक है, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है ना सर, आप जो है v1 वेक्टर आप जो है ऐसे v1 प्लस v2 दैट इज 34 मीटर पर सेकेंड ड्यू तुम्हारे पास नॉर्थ, ठीक है, प्लस 29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ड्यू तुम्हारे पास साउथ, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर अपने अलग मेथड लेकर के आता है। मतलब ये है कि वेक्टर ये कहता है कि ऐसा है कि स्केलर तो अपन है नहीं, अपन तो है डायरेक्शन वाले। अब सिंपल सी बात है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी वो 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ भाग रहा है, एक आदमी 29 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउथ की तरफ भाग रहा है, और तुम उठा करके दोनों को ऐड कर दोगे 34 प्लस 29 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3064, और ये हो जाएगा वापस कितना, ये हो जाएगा 63 मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने कहा कि ये कैसे लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी को के लिए हम लोग एल्जेब्राइक के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन नहीं लगाते हैं। इनके लिए हम लोग लगाते हैं क्या, इनके लिए लगाते हैं ट्राइंगल, तुम्हारे पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, ठीक है।
इसके लिए हम लोग और क्या लगाते हैं, इसके लिए हम लोग लगाते हैं तुम्हारे पास पैरेललोग्राम, हमारे पास लॉ ऑफ, ठीक है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। एक और लॉ आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है तुम्हारे पास पॉलीगन लॉ, ठीक है, उसका नाम है तुम्हारे पास क्या, पॉलीगन, पॉलीगन लॉ ऑफ तुम्हारे पास क्या, वेक्टर एडिशन। ये लोग कौन है सर, ये लोग कौन है, इनका नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, ये लोग कौन है, तो पढ़े ही नहीं आज तक, ये आज तक नहीं पढ़े होंगे, पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग कौन है, ये लोग आपको कुछ मेथड्स बताएंगे, ये लोग आपको बताएंगे कि कैसे जब कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो उन्हें सॉल्व किया जाता है। ये लोग आपको बताएंगे कैसे वेक्टर क्वांटिटीज को इवेल्युएट करना है, पैरेललोग्राम में बनाएंगे, पॉलीगन पे बताएंगे, किस तरीके से आता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कभी ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाए और उस ऑब्जेक्टिव सवाल में ये लिखा हो कि क्या हम एल्जेब्रिक मेथड दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन को स्केलर और वेक्टर दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं, नहीं कर सकते हैं आप, ठीक। क्यों, क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड्स जो होंगे, जो कि चार लोग हैं, वो तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी को ऑपरेट करने के लिए आता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऑपरेट करने के लिए उसने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है, और वो अलग दुनिया जो उसने बना रखी है उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मेथड्स हैं, इन मेथड्स के बारे में खूब डिटेल में चर्चा होगी जब हम इसको देखेंगे, और हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या देने वाला है, कैसे ये बताने वाला है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। स्केलर कुछ नहीं है, स्केलर समझ लो बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी चीज है, ठीक है। स्केलर में क्या ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, काम खत्म। वेक्टर में भैया तुम ना ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। एक चीज और मैं आपको बता दूं, वेक्टर की ज्ञान आपको चाहिए है 100% नीट और तुम्हारे पास जेई के लिए। अगर आपको वेक्टर का ज्ञान नहीं है तो भूल जाओ फिजिक्स का पेपर, तुम आधा फिजिक्स का पेपर तो समझ ही नहीं पाओगे कि वो तुमसे पूछ क्या रहा है। क्यों, क्योंकि वो आधे पेपर में आपको हर जगह वेक्टर 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 घुसेड़ देगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि इस सवाल को वेक्टर से नहीं स्केलर करके दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। हर सवाल को वेक्टर की जगह स्केलर से करके नहीं दिखाया जा सकता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नई बात समझ में, ठीक है। तो वेक्टर आपको सीखना है बिल्कुल दम लगा करके सीखना है, जितना मैक्सिमम सिखा सकता हूँ मैं अभी सिखा दूंगा। जब कंपटीशन का सवाल करोगे तो और दिमाग खुलेगा, सवाल करोगे तो दिमाग खुलेगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो नहीं होता, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की। क्या है इसका मतलब है, इसका मतलब है कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वेलोसिटी जो है वो है 22 तुम्हारे पास मीटर पर सेकेंड ड्यू तुम्हारे पास ईस्ट, ऐसे है तुम्हारे पास, ठीक है। इसने कहा ठीक है, ये तुम्हारे पास नॉर्थ है, ठीक है, ये तुम्हारे पास ईस्ट है, ठीक, और ये तुम्हारे पास इधर की तरफ हो जाएगा वेस्ट, और नीचे की तरफ हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, नीचे की तरफ हो जाएगा साउथ, ठीक। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कैसे सर इसको मतलब हमें बनाने का क्या है, तो इसने कहा कुछ नहीं है, आपको बस एक एरो बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से लिया और एक तुम्हारे पास ये एरो बना दिया, ठीक है, ये हमने एरो बना दिया। ये जो तुम्हारे पास एरो यहाँ पे है, ठीक है, इसने कहा कि ये पर्टिकुलर एरो जो है ये लेंथ ऑफ तुम्हारे पास एरो, लेंथ ऑफ एरो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ये इंडिकेट करता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसने कहा ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ एरो है, ये तो तुम्हारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरो है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ तुम्हारे पास एरो तुम्हारे पास इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने यहाँ पे जो है हमको लिख के दिखाया, और जब हमने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो हमने कहा कि देखिए ऐसा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक हल्की सी चीज़ बताऊं, जिसके बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारे पास जेड एक्सिस है। अब कोई कहता मैं नहीं मानता कि एक्स इधर होगा, मैं मानता हूँ कि एक्स ऊपर होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप एक्स ऊपर मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं आप एक्स को जेड की जगह मान लो, मुझे कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप जेईई मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो वो आपको कहीं पे भी एक्स बना के दे देगा, तो फिर आप कहोगे लो हमको तो एक्स इधर पढ़ाया गया, हमको एक्स इधर क्यों दे दिया, हम तो वही कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको जो सवाल देगा आपको वैसे ही सवाल करना है, अपनी नहीं चलानी है वहाँ पे, ठीक। तो एक्स वाई जेड आपके पास आ गया। इसने कहा ठीक है,
ये जो तुम्हारे पास मैं आई कैप लिख रहा हूँ, ये जो मैं तुम्हारे पास जे कैप लिख रहा हूँ, ये जो के कैप लिख रहा हूँ, अभी बस इतना जान लो, इन तीन लोगों का नाम, इन तीन लोगों का नाम है यूनिट वेक्टर्स। क्या नाम है इनका? यूनिट वेक्टर। मैं अभी यूनिट वेक्टर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है? अभी मैंने बताया नहीं है, उसके पहले की चीजें तो अभी से मतलब नहीं बनता। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये वो लोग हैं जो कि तुम्हारी मदद अब जिंदगी भर करेंगे तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन बताने के लिए। आई कैप ने कहा कि कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन लग रही हो तो मेरे को साथ में रख लेना, मैं बता दूंगा उन लोगों को कि भैया ये एक्स डायरेक्शन जा रहे हैं। कभी भी तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी वाई डायरेक्शन में जा रही हो तो जे कैप ने कहा मेरे को ले चलना, ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। के कैप ने कहा मेरे को ले चलना, मैं जेड डायरेक्शन के बारे में बता दूंगा। आई कैप जिंदगी भर अब तुम्हारे लिए एक्स डायरेक्शन पे ही रहेगा, जे कैप वाई डायरेक्शन पे रहेगा, के कैप जेड डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है। आई कैप एक्स में, जे वाला वाई पे और के वाला जेड पे। कभी भी ये लोग आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, इस बात का खासा ध्यान रखा जाए। कभी भी ये लोग आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, मतलब यू कैन नॉट से कि आई कैप वाई के लिए लेते हैं, आज मेरा मन है आज से आई कैप वाई के लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई कैप हमेशा के लिए आज से हो गया किसके लिए? एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हो गया, ठीक है। हमेशा के लिए जे कैप वाई डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, हमेशा के लिए के कैप तुम्हारे पास जेड डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये बात हमेशा के लिए हो गई है। उसने कहा चलो ठीक है भाई, हो गई हो गई, ठीक। अब आगे बात यहाँ पे, तो इसने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर में मैंने आपको एक बनाया, इसको इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास टेल ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। और इसको, ये जो तुम्हारे पास एंड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास हेड, ठीक है। अगर किसी को एरो ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरीके से मैंने बनाया ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या? हेड। और इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या? टेल। ये टेल हेड क्या चल रहा है? या क्या ड्राइंग सीख रहे हैं क्या हम लोग? नहीं नहीं, हम लोग ड्राइंग नहीं सीख रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वहाँ पे टेल हेड बहुत चलता है, ठीक है। तो टेल हेड को समझाने के लिए तुम्हें ये तो पता होना चाहिए टेल कौन है, हेड कौन है, ठीक है। तो जहाँ पे एरो वाला पार्ट बना हुआ ना, उसे खोपड़ी कहते हैं, और जो तुम्हारे पास पीछे वाला पार्ट है उसे पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे थे आपको, हाँ रिप्रेजेंटेशन दिखा, तो उसने कहा कि ये 22 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और ये ईस्ट की तरफ है, ईस्ट जो है मेरा इधर है, तो ईस्ट मेरा कहाँ पे है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ईस्ट मेरा कहाँ पे है इस क्वेश्चन के हिसाब से? पॉजिटिव एक्स में है। तो इसने कहा कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसने कहा मैं तो ऐसे लिखूंगा सर, इसने कहा मैं तो ऐसे लिखूंगा। मैंने कहा कि ये v और ये तुम्हारे पास वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है, तुम्हारे पास 22 तुम्हारे पास आई कैप, बस, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये यूनिट, ठीक है। यूनिट आप लिखें ना लिखें उसका कोई इशू नहीं है, मतलब अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है। इसने क्या कहा? ठीक है, इसने कहा कि ये कौन है? इसने कहा कि ये तुम्हारे पास सिंबल है, ठीक है, जिसकी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये है एरो, एरो ओवर तुम्हारे पास सिंबल। ये ऐसे ही बनेगा, आपका मन चाह लाओ मैं ऐसे बना देता हूँ, नहीं। आपका मन चाह लाओ मैं ऐसे बना देता हूँ, नहीं। आपका मन चाह लाओ मैं ऐसे बना दूँ, नहीं। आपका मन चाह लाओ मैं ऐसे बना दूँ, नहीं। आपका मन चाह लाओ ऐसे कर ले, नहीं। आपका मन चाह लाओ ऐसे कर ले, नहीं। इसका मतलब ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही तार जिंदगी अब रहेगा, और तुम जितनी भी वेक्टर एनालिसिस पढ़ाई करने वाले हो ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। ठीक है, ये कौन है? ये भाई साहब मैग्नीट्यूड है। ये कौन है भाई साहब? ये मैग्नीट्यूड है तुम्हारे पास, ठीक है। ये कौन है? ये तुम्हारे पास डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन तुम्हारे पास अलोंग, डायरेक्शन अलोंग तुम्हारे पास एक्सेस, ठीक है, डायरेक्शन अलोंग एक्सेस। कौन सी एक्सेस? एक्स एक्सेस। इसने कहा ठीक है। अब मान लो तो ये कहता कि वेलोसिटी हमने आपको दे दी है, वेलोसिटी हमने आपको दे दी है 22 तुम्हारे 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ड्यू नॉर्थ ईस्ट। हमने आपको दे दी है नॉर्थ ईस्ट, 22 मीटर पर सेकेंड है, वो तुम्हारे पास ड्यू नॉर्थ ईस्ट दे रखी है। इसने कहा ओके। अब ये नॉर्थ ईस्ट भाई कैसे लिखेंगे? अब ये तो मुद्दा ये आ गया कि नॉर्थ ईस्ट कैसे लिखेंगे। तो इसने कहा कि ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट कैसे लिखा जाएगा? तो इन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं, ठीक है, तो ये तो कहेगा कि अगर हम वेक्टर एनालिसिस पे देखें तो ये तो कहेगा इधर की तरफ, ठीक है, और ये बना देगा तुम्हारे पास 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्थ ईस्ट वगैरह कैसे आएगा? तो इसने कहा कि ये तो भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पहले आपको वो पॉइंट्स वगैरह पता होने चाहिए।
नॉर्थ ईस्ट में अपना वाई एक्सिस भी आ गया और अपना हमारे पास जो है एक्स एक्सिस भी आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है आई कैप भी इन्वॉल्व होगा और तुम्हारे पास जे कैप भी इन्वॉल्व होगा। इसने कहा हाँ, इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि मान लो कि अगर मैं तुम्हें वेलोसिटी ऐसे लेकर के दूँ, जैसे 2i कैप प्लस तुम्हारे पास 3j कैप, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 2i कैप प्लस 3j कैप दी तो इसने कहा इस v वेक्टर को मैंने ऐसे तोड़ लिया, इसको लिखा vx तुम्हारे पास i कैप और vy j कैप। इसका मतलब है ये बॉडी i कैप और j कैप दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब ना तो ये प्रॉपरली x पे जा रही है, ना तो ये प्रॉपरली y पे जा रही है। इट्स जस्ट लाइक कि मैं एक पार्क में गया, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स वहाँ पे थे और ये उस पार्क का गेट है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं ऐसे चला जाऊँ, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं ऐसे चला जाऊँ, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं ऐसे चला जाऊँ। अगर मैं ऐसे गया तो प्योरली मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चला जाऊँगा। अगर मैं ऐसे गया तो मैं प्योरली वाई एक्सिस के अलोंग चला जाऊँगा। लेकिन अगर मैं ऐसे गया तो मैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मैं वाई एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो जब आपको ये इंडिकेट करना होगा, ये वाला तीसरा वाला केस अगर आपको इंडिकेट करना होगा तो आप वहां पे आई कैप और जे कैप दोनों लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? आप वहां पे आई कैप और जे कैप दोनों लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी प्रॉपरली एक्स एक्सिस पे नहीं जा रही, मेरी बॉडी प्रॉपरली वाई एक्सिस पे जा रही है, मेरी बॉडी जो है वो कुछ एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही है, कुछ वाई एक्सिस में आगे बढ़ रही है। तब जब हम इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से v वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ना तो प्रॉपरली ईस्ट ना तो प्रॉपरली नॉर्थ, हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ कहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा जो vx है वो तुम्हारे पास 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब जो x एक्सिस पे बढ़ने की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है और जो y एक्सिस पे जो बढ़ने की स्पीड है वो तुम्हारे पास 3 मीटर पर सेकंड है। आई बात समझ, ठीक है। तो आने वाले समय में ये चीज क्लियर होगी कि कैसे ये सब बनते हैं, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 10k कैप ये कैसे बनते हैं। ये आने वाले समय में जब हमको यूनिट वेक्टर्स की पढ़ाई कराएंगे तब आपको ये समझ में, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर हुआ पूरा फंडा यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ तक बता दी है, वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है। अब अगली क्लास से आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ाएंगे। संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है, संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, मतलब जो कमिंग संडे है उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 के, ताकि उसे करा के क्योंकि हम कंप्लीट कर पाए, ठीक है।